अंता उपचुनाव को लेकर कई सवाल हर किसी के जहन में हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं और उनके जो उम्मीदवार हैं उनमें हर किसी को अपना अपना कंफ्यूजन है। अब देखिए आज के सवाल क्या है। पहला सवाल तो यह है कि अंता उपचुनाव को लेकर बीजेपी में इतना कंफ्यूजन क्यों है। दरअसल बीजेपी में भी एक तरफ जहां रामपाल मेघवाल जो बीजेपी से बागी होकर पर्चा भर चुके थे, उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया, यानी कि मान मनव्वल कर बीजेपी ने उनको वापस बैठा लिया, लेकिन कंफ्यूजन तो बरकरार है। कंफ्यूजन किस बात को लेकर है, इसका भी एक सवाल यह है कि बीजेपी के बड़े नेता प्रचार से गायब क्यों हैं। स्टार प्रचारकों की एक लंबी चौड़ी फौज तो बीजेपी ने उतार दी है, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता आखिर है कहां। आखिर क्यों अभी तक अंता उपचुनाव में प्रचार बीजेपी का भी बड़ा सुस्त, बड़ा ढीला और बड़ा ठंडा नजर आ रहा है। तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल है कि हनुमान बेनीवाल के बाद क्या राजकुमार राउत ने भी नरेश मीणा का साथ छोड़ दिया है। दरअसल जिस तरीके से नरेश मीणा चुनावी कैंपेन को धार देते नजर आ रहे हैं, मौजूदा वक्त तक तो कांग्रेस और बीजेपी से एक तरीके से कहा जाए तो आक्रामक तरीके से नरेश मीणा ने अपना प्रचार शुरू कर रखा है और उसमें ताकत झोंक रखी है, लेकिन उनके साथ कौन खड़ा है, इस बात को लेकर खुद नरेश मीणा कंफ्यूज हैं। वो इनवाइट भी कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से आमंत्रण भी दे रहे हैं, चुनौती के जरिए भी आमंत्रण दे रहे हैं कि भाई वो आए प्रचार करने तो मैं उन्हें मर्द मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। इस तरह की बातें नरेश मीणा कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी उनमें भी कंफ्यूजन है कि भाई मेरे साथ खड़ा है तो कौन खड़ा है। चौथा सवाल, गठबंधन धर्म राजकुमार राउत के लिए, हनुमान बेनीवाल के लिए, या फिर कोई और बात। नरेश मीणा के साथ ना खड़े होने पाने की आखिर मजबूरी क्या है। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। अब देखिए, अंता उपचुनाव एक ऐसा उपचुनाव बन चुका है जो दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। अब देखिए, मौजूदा राजस्थान में सरकार बीजेपी की है। मौजूदा सरकार के कामकाज, डबल इंजन सरकार का जो एक का विजन है, उसको देखते हुए बीजेपी चाहती है कि ये उपचुनाव जीत करके बता दिया जाए कि इस डबल इंजन की सरकार के साथ लोग खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल है। कांग्रेस ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक तरीके से कहा जाए तो वापसी की थी, वो बात अलग है कि उपचुनाव में उसके बाद थोड़ा बैकफुट पर रही कांग्रेस, लेकिन एक बार फिर से वो इस सीट के सहारे कमबैक करना चाहती है। और चूंकि खुद यहां पर अशोक गहलोत के करीबी प्रमोद जैन भाया को टिकट मिला है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए प्रतिष्ठा का सवाल तो वैसे ही बनी है। लेकिन नरेश मीणा जो एक बड़े प्रभावी कंटेंडर के तौर पर यहां अपनी ताल ठोक रहे हैं, उनमें भी कंफ्यूजन है, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन पहले बीजेपी की ओर चलते हैं। देखिए, बीजेपी जो पूरी ताकत झोंक रही है अंता उपचुनाव में, जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की फौज उतारी गई, और ताकत जब मैं कह रहा हूं कि पूरी ताकत झोंक दी है, उसका मतलब यह नहीं है कि प्रचार में हर कोई नेता पहुंच रहा है। उसका मतलब यह है कि हर तरीके से समीकरण बैठाए गए, कौन सा कैंडिडेट यहां पर सबसे मुफीद होगा और उस कैंडिडेट पर सबकी सहमति कैसे बनेगी। इन तमाम चीजों का आकलन करते हुए जो कैंडिडेट यहां पर उतारा गया, उसमें कड़ी मशक्कत लगी, काफी मत्थापच्ची हुई, लेकिन आखिरकार कैंडिडेट मोरपाल सुमन के तौर पर यहां उतार दिया गया। अब देखिए, वसुंधरा फैक्टर को भी साधने की इस नाम के जरिए कोशिश की गई है। कहा जा रहा है कि भाई वसुंधरा के करीबी हैं और इसलिए इनको टिकट मिला है। दुष्यंत सिंह के कहने पर इनको टिकट दिया गया है। अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में वसुंधरा राजे का भी नाम है, दुष्यंत सिंह का भी नाम है। चुनाव प्रबंधन समिति जो है, जो चुनावों के लिए समिति बनाई बीजेपी ने, उसमें दुष्यंत सिंह को अध्यक्ष बनाया, चेयरमैन बनाया। तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि हर एक एंगल से बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकने की कोशिश की, लेकिन ताकत जो है वो जमीन पर दिखाई क्यों नहीं दे रही है। दरअसल मोरपाल सुमन के जो नामांकन हुआ था, आपने देखा होगा तस्वीरें, केवल दुष्यंत सिंह एक बड़े चेहरे के तौर पर नजर आए थे,
बनिस्बत कांग्रेस के जब प्रमोद जैन भाया ने अपना नामांकन दाखिल किया था तो बड़े से बड़ा नेता वहां मौजूद था, उनके साथ फोटो खिंचाते और नामांकन में अपनी शक्ल दिखाते नजर आ रहे थे। वो बता रहे थे कि भाई देखिए कांग्रेस एकजुट है, ताकतवर है और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई बीजेपी में क्या चल रहा है अंदर खाने, किस बात की मत्थापच्ची है कि बड़े नेता अब तक चुनावी प्रचार मैदान में उतरे नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? अंदर खाने क्या कोई कलह चल रही है या किसी बात की मत्थापच्ची? देखिए, जब तक नाम फाइनल नहीं हुआ था मोरपाल सुमन का, उस वक्त भी उससे पहले कहा जा रहा था कि देखिए वसुंधरा राजे जो है वो इसलिए अपना उम्मीदवार यहां से नहीं उतारना चाहती कि अगर वो उतारती हैं और चुनाव प्रचार खुद करती हैं और कैंडिडेट की यहां पर बीजेपी कैंडिडेट की जीत होती है तो इसका श्रेय जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चला जाएगा, शीर्ष नेतृत्व को चला जाएगा। इसलिए वो कहीं ना कहीं आनाकानियां हिचक रही थी यहां पर अपना कैंडिडेट देने के लिए। यह अंदर खाने चर्चा थी, सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे थे। दूसरी तरफ भजनलाल शर्मा भी इस पूरे उपचुनाव में अपने हाथ डालने से बच रहे थे कि भाई उनके कहने पर किसी कैंडिडेट को उतारा जाए या उनके खेमे का कोई कैंडिडेट उतरे या वो जिसकी पैरवी करें वो उतरे, ताकि अगर कहीं गलती से हार हो गई तो फिर शीर्ष नेतृत्व को जवाब कैसे दिया जाएगा। ये तमाम चीजें थी। अब देखिए, ठीक है, शीर्ष नेतृत्व के साथ मंथन के बाद, मत्थापच्ची के बाद मोरपाल सुमन के नाम पर सहमति तो बनी, लेकिन इतने दिन बीत गए नामांकन के, उसके बावजूद भी प्रचार में एक भी बड़ा बीजेपी का नेता दिखाई नहीं दिया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से इस बाबत सवाल किया गया। मदन राठौड़ कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अभी तक सब लोग व्यस्त थे, अब ठीक है आने वाले समय में जाएंगे। देखिए, डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं आने वाले समय में प्रचार में तमाम नेता आपको दिखेंगे, मुख्यमंत्री भी दिखेंगे, वसुंधरा राजे भी दिखेंगी। लेकिन सवाल तो यह है कि अब तक क्यों दिखाई नहीं दिया? आखिर कहां व्यस्त हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा? आखिर कहां व्यस्त हैं वसुंधरा राजे, जिनके गढ़ में यह उपचुनाव होने जा रहा है? क्या कोई बीच उनके टसल चल रही है? और ये टसल क्या इस बात का संकेत है कि बीजेपी के भीतर जो कलह है वो अभी सुलझी नहीं है? ये जो देरी हो रही है चुनाव प्रचार में बड़े नेताओं के दिखने में, क्या अभी तक बीजेपी उस फैक्टर को सुलझा नहीं पाई? यह बड़ा सवाल है और इसका सवाल के साथ साथ जवाब भी इन्हीं चीजों में दिखाई देता है, क्योंकि नामांकन भरने के इतने दिनों बाद तक उपचुनाव में किसी बड़े नेता का न पहुंचना, जबकि ये उपचुनाव बीजेपी के लिए भी उतना ही प्रतिष्ठा का सवाल है जितना कि कांग्रेस के लिए। अब समझना होगा कि बीजेपी के इतने बड़े दिग्गज हों तब भी चुनावी प्रचार का मैदान बीजेपी के पाले का ठंडा दिखाई दे रहा है। अब इस कंफ्यूजन को कब तक दूर करेगी बीजेपी, या फिर जो टसल चल रहा है उसको कैसे हैंडल करेगी, कैसे उसको सॉर्ट आउट करेगी और कब तक करेगी? ये बड़ी बात। आने वाले समय में क्या इसका नेगेटिव इंपैक्ट बीजेपी पर दिख सकता है? बिल्कुल दिख सकता है, क्योंकि बीजेपी जहां एक और अपने प्रचार में ताकत नहीं झोंक पा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पर अटैकिंग मोड में आ गई है। अब दूसरी तरफ कैसे? देखिए, अब बिहार में जिस तरीके चुनावी कैंपेन चल रहा है, अशोक गहलोत, सचिन पायलट वहां स्टार कैंपेनर बनाए गए। उसको लेकर जब केंद्रीय मंत्री शेखावत से सवाल पूछा गया, मदन राठौड़ से सवाल पूछे गए, तो अशोक गहलोत साहब पर वही पुराने आरोप लगाते हुए देखिए किस तरीके से 3 बार वे मुख्यमंत्री बने, देखिए किस तरीके से उन्होंने दूसरों के चेहरे को आगे किया और जब उनके चेहरे पर वोट पड़ गया तो खुद के चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित कर दिया, दूसरों के चेहरे को, जिनके चेहरों पर वोट मिले थे, उनको पीछे धकेल दिया। सुनिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ये बाइट सुनिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। राजस्थान में के जादूगर जो हैं वो जब 3 बार मुख्यमंत्री बने, तीनों बार उनका खुद के नाम का जादू कितना था पहले ये सोच लेना चाहिए। पहली बार में परसराम जी मदेरणा के चेहरे को आगे करके और बाद में जादू करके वो मुख्यमंत्री बन गए थे। दूसरी बार में सीपी जोशी साहब के साथ में कुठाराघात करके और वो मुख्यमंत्री बन गए थे। तीसरी इस बार सचिन पायलट के चेहरे को आगे करके मुख्यमंत्री बन गए थे। उनको इतना जादू अवश्य आता है कि चुनाव परिणाम पक्ष में आने के बाद जो चेहरा सामने है उस चेहरे को बदल करके हटा करके वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
लेकिन बिहार में उस बात की कोई संभावना नहीं है, इसलिए वो जादू केवल जो उनको आता है, उसके अतिरिक्त बाकी और कोई जादू चलने वाला नहीं। तो जाहिर तौर पर देखिए, जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस पर बैकहैंडेडली गहलोत के सहारे हमला कर रही है, गहलोत को फोकस में रखकर हमला कर रही है, कहीं ना कहीं अभी मौजूदा समय में जो प्रश्न उठ रहे हैं बीजेपी के पास उसके जवाब नहीं है। और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को गहलोत के, माफ कीजिएगा, कांग्रेस को गहलोत के जरिए टारगेट करके कहीं ना कहीं वो चुनावी आरोप प्रत्यारोप, सियासी आरोप प्रत्यारोप में बीजेपी अभी उलझाए रखना चाहती है। खैर, लेकिन बात कांग्रेस की भी देखिए, अंतः उपचुनाव में बीजेपी की भूमिका अभी बहुत ज़्यादा सटल नहीं है। वो खुद को समेटने की कोशिश कर रही है कि जो पूरा टसल है इसको समेट करके चुनावी प्रचार में उतरा जाए, लेकिन अभी किसी के पास ये जवाब नहीं है कि आखिर ये देरी क्यों। खैर, कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस में ठीक है, बीजेपी अटैकिंग मोड में है, भले अभी चुनावी मुद्दे अंता के उतने सतह पर ना पाए हों, केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हों, लेकिन कांग्रेस में क्या चल रहा है देखिए। कांग्रेस में प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया गया। प्रमोद जैन भाया को सबसे बड़ी कोई टक्कर दे रहा है तो नरेश मीणा, और टक्कर किस लिहाज से, क्योंकि छबड़ा का उदाहरण हमने देखा, देवली उनियारा का हमने देखा। कांग्रेस को जो सबसे बड़ी चोट की वहां पर वो नरेश मीणा ने की, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। एक बार फिर से स्थिति वही बन रही है। हालांकि अभी ऐसा लग रहा था कि जब बीजेपी से बाकी होकर रामपाल मेघवाल चुनावी मैदान में उतरे, पर्चा भरा, तो लगा कि अब ये दोनों के लिए इक्वली टफ फाइट हो गई है कि भाई आपके वोट नरेश मीणा काटेगा तो आपके वोट रामपाल मेघवाल भी काट लेंगे। लेकिन रामपाल मेघवाल को बीजेपी ने मना लिया। कांग्रेस फिर एक बार वही गलती दोहराती नजर आ रही है जो छबड़ा में की, जो देवली उनियारा में की। कांग्रेस के तमाम दिग्गज, गहलोत जैसे 3-3 बार के मुख्यमंत्री और सियासी जादूगर कहलाने वाले नेता क्यों भी कांग्रेस के भीतर इस तरह के असंतुष्ट नेताओं को संतोष नहीं दिला पाते, ये थोड़ा गले नहीं उतरता। क्यों कांग्रेस की ये गुटबाजी बार बार कांग्रेस को एक मुश्किल वाले पाले में लाकर खड़ा कर देती है, गले नहीं उतरता। लेकिन नरेश मीणा है, लेकिन नरेश मीणा के सामने सवाल यह है कि उनके साथ कौन है। हनुमान बेनीवाल, जो अब तक नरेश मीणा की वकालत करते नजर आते थे, राजकुमार राउत, जो गाहे बगाहे जिनका नाम नरेश मीणा की जुबान पर रहता था, वो तो अब कह रहे हैं कि भाई हम अंता के चुनाव में किसी के साथ नहीं है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं राजकुमार राउत। आज भाजपा राज में 2 आदिवासी विधायकों को मारने का, मतलब उनको के राजनीतिक हत्या करने का काम किया। हमारा भारत आदिवासी पार्टी का विधायक बागीदोरा जयकृष्ण पटेल, उसको प्लानिंग के तहत जाल में फंसाया और उसको ट्रैप कराया। उस विधायक को भी भाजपा के राज में ही, मतलब आदिवासी समुदाय या दलित पिछड़ा जो गरीब तबके का जो वर्ग है वो भाजपा राज में सुरक्षित नहीं है। आप समझ सकते हो कि जो विधायक था, उनके सदस्य एक विधायक को फंसा गया। इस राज में भाजपा के एक आदिवासी समुदाय के 2 विधायकों को फंसाया गया। एक स्वयं भाजपा के सरकार में था। तो इससे सिद्ध होता है कि भाजपा राज में आदिवासी दलित पिछड़ा समुदाय सुरक्षित नहीं है। एक वो जातिवादी मानसिकता के साथ वर्तमान सरकार काम कर रही है। अब देखिए, राजकुमार राउत को आपने सुना। राजकुमार राउत ने कहा कि भाई हम किसी के साथ नहीं हैं। हनुमान बेनीवाल भी अभी कुछ ऐसी बात कह नहीं रहे हैं कि वो नरेश मीणा के साथ खड़े हैं, चुनावी प्रचार में जाएंगे कि नहीं। नरेश मीणा कह रहे हैं कि भाई वो आएंगे तब मैं उनको मर्द मान लूंगा, नहीं तो मैं मान लूंगा कि उनकी ओम बिरला के साथ कोई साठगांठ हो गई है। इस तरह की बातें नरेश मीणा कह रहे हैं, यानी कन्फ्यूजन है। यानी एक स्थिति दोनों तरफ से स्पष्ट है कि हनुमान बेनीवाल और राजकुमार राउत नरेश मीणा के लिए चुनावी कैंपेन में शायद नजर ना आए। राजकुमार राउत ने तो ये बात खुलकर कह दी है। हनुमान बेनीवाल का देखिए, अब 29 तारीख को बीकानेर में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। यानी जो कहावत है ना कि भाई जब 2 दोस्तों के यहाँ पर 2 दोस्तों की आपकी शादी और दोनों दोस्त आपको अपनी शादी में बुलाए, तो एक काम करिए कि अपनी शादी उसी दिन रख लीजिए। उसी तरीके का काम हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो अपने बीकानेर जैसे कार्यक्रमों में, बड़ी रैलियों में व्यस्त हैं, अपनी पार्टी के विस्तार कार्यक्रमों में व्यस्त हैं कि इस तरीके से प्रदेश में चला जाए। ऐसे में आपके उपचुनाव को हम कहाँ देखें। तो हनुमान बेनीवाल ने भी इनडायरेक्टली, यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पर उपचुनाव से या नरेश मीणा का समर्थन करने न करने के सवाल से दूरी बना ली है। अब ऐसे में क्या नरेश मीणा अकेले पड़ गए हैं? अब सवाल यह भी उठता है कि ये दूरी क्यों है। क्या
चूंकि लोकसभा चुनाव बीएपी आरएलपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा, क्या वो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं और खुलकर सामने नहीं आना चाहते और खुलकर नरेश मीणा को सपोर्ट नहीं करना चाहते? अब देखिए, राजकुमार राउत वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने तो अपने कंवरलाल मीणा जो बीजेपी के आदिवासी विधायक थे उनके साथ खेल कर दिया, उनके साथ साजिश की, जयकृष्ण पटेल के साथ साजिश की, 2 आदिवासी विधायक राजस्थान में, उनके साथ बीजेपी ने साजिश की, उनकी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की। अब ऐसे में कांग्रेस का दावेदार जो है, जो प्रत्याशी है, वो माली समाज से है। देखिए, खुद को बिल्कुल अलग रखकर नरेश मीणा से जब खुद को अलग रखने की बात हो रही है तो कांग्रेस से भी उन्होंने खुद को अलग कर लिया और खुलकर अब आदिवासी विधायकों की राजनीतिक हत्या यानी आदिवासी अस्मिता पर वो राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने खुलकर राजस्थान में अंतः उपचुनाव में आदिवासी अस्मिता का मुद्दा लेकर अपने आप को खुद इस उपचुनाव से अलग कर लिया है। खैर, अब राजकुमार राउत का, हनुमान बेनीवाल का नरेश मीणा से अलग हो जाना, बीजेपी में कन्फ्यूजन होना और कांग्रेस के भीतर फिलहाल जो स्थिति बन रही है उसमें कौन सा खेमा जो है, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या नरेश मीणा, कौन सा खेमा भारी पड़ेगा या मजबूत होकर चुनावी मैदान में उतरेगा, ये तो भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन सवाल यह है कि ये त्रिकोणीय फाइट फिर से एक बार क्या नरेश मीणा के लिए थोड़ी मुफीद साबित हो सकती है? इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।